दोस्तों, यह एक पूरी तरह काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसमें सभी पात्र, नाम और घटनाएं वास्तविकता से अलग हैं और किसी भी भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे यूके स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। यह पीठ इतनी परिचित क्यों लग रही है? वह डॉन जैसा दिखता है। नहीं, वह नहीं हो सकता। डॉन बाइक नहीं चला सकता। अगर वह साइकिल भी चला सकता तो भी वह लावण्या को अपने साथ बाइक पर नहीं ले जाता। तब वसुंधरा ने जवाब दिया, बधाई हो लावण्या। लावण्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दूसरी ओर चंद्रकांत ने उसे अंगूठा दिखाकर जवाब दिया। फिर लावण्या ने उसे शर्मीली इमोजी भेजी, जैसा कि हर्षित से उम्मीद थी। यह एक तथाकथित प्रोफेशनल है। अपने फोन पर फोटो की ओर इशारा करते हुए चंद्रकांत ने कहा, बस एक दिन बीता है और उसने पहले ही लावण्या को जीत लिया है। जिशान मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। अचानक चंद्रकांत ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वे एक साथ सोए होंगे? जिशान को आश्चर्य हुआ और वह हकलाते हुए बोला, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता। लावण्या एक साहसी इंसान की तरह लग सकती है, लेकिन वह वास्तव में कंजर्वेटिव है। चंद्रकांत ने जवाब दिया, तुम कैसे यकीन कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर वे एक साथ सोए थे तो वे तुम्हें बताएंगे? एक पल के लिए जिशान को समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। 1 घंटे बाद लावण्या ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं यहां हूं। यह एक चौराहा था। 3 कारें दूर से तेज रफ्तार से आ रही थीं। सूट पहने और ईयरपीस लगाए एक बॉडीगार्ड एक बैग लेकर आया। बैग में 10 लाख की कैश थी। क्या मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? लावण्या ने पूछा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम बराबरी पर हैं। हर्षित ने पैसे लिए और बाइक के पिछले रैक पर बांध कर निकल गया। लावण्या ने उसे जाते हुए देखा। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। कुछ देर सोचने के बाद हर्षित ने नंदिनी को मैसेज करने का फैसला किया। तुम कहां हो? मैं आज रात देर से घर आऊंगा। उसने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। भौहें सिकोड़ते हुए उसने उसे फोन करना चाहा, लेकिन फोन नहीं उठा। क्या वह हरिओम से मिली? यह विचार आते ही वह सीधे पोलर्टन ओपेरा हाउस की ओर चल पड़ा। संगीत समारोह 9 बजे शुरू होगा और तब तक 8:30 बज चुके थे। बहुत कम लोगों को पता था कि वसुंधरा यहां आने वाली है। जो लोग इसके बारे में जानते थे वे पोलर्टन के सिर्फ बड़े लोग थे। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि एंट्रेंस आलीशान कारों से भरा हुआ था। अंततः हर्षित अपनी डगमगाती बाइक पर आया। तभी उसने दूर से नंदिनी को रोल्स रॉयस से उतरते देखा। उसने सफेद रंग की लंबी ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे उसके कंधे दिख रहे थे। उसकी त्वचा स्मूथ थी और वह खास तौर पर सुंदर और आकर्षक लग रही थी। सूट पहने हरिओम ने उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश की। कुछ कदम दूर खड़े होकर उसने सिर झुकाया। उसके हाव भाव से सोफिस्टिकेशन का भाव झलक रहा था। हर्षित का चेहरा काला पड़ गया। सचमुच? मैंने जो कहा उसे वह कैसे नजरअंदाज कर सकती थी? इस बीच निखिल और साक्षी भी कार से बाहर आ गए। निखिल को कारों का बहुत शौक था। उन सभी महंगी दिखने वाली कारों को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। ओ माय, इन लग्जरी कारों को देखो, काश मुझे भी एक मिल जाती। उसकी गर्लफ्रेंड साक्षी भी इस शानदार माहौल को देखकर एक्साइटेड थी। तभी उसकी नजर हर्षित पर पड़ी। उसने कहा, क्या यह हर्षित नहीं है? निखिल ने देखा कि हर्षित बाइक पर एक पैर से बैठा हुआ था और ठंडे भाव से उनकी ओर देख रहा था। नंदिनी का दिल धड़क उठा। वह तुरंत पास आई और बोली, डार्लिंग, तुम यहां क्यों हो? हर्षित ने बेपरवाह होकर उदासीनता से उत्तर दिया, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप इस बात से दुखी हैं कि मैंने आपका मजा खराब कर दिया? नंदिनी अपना सिर हिलाने ही वाली थी कि अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हर्षित, तुम मुझ पर भरोसा कैसे नहीं कर सकते? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी बुरी औरत हूं? उस समय नंदिनी हर्षित से बहुत निराश थी। वह अब हर्षित में वह जीवंत स्वभाव नहीं देख पा रही थी जो एक युवा इंसान में होना चाहिए। इसके बजाय उसकी आंखों में केवल निराशा और थकान थी। हर्षित ने आखिरकार कहा, एक शादीशुदा जोड़े के रूप में क्या हमें एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं होना चाहिए? नंदिनी ने हर्षित को घूर कर देखा। उसकी आंखें पहले से ही लाल हो चुकी थीं।
क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हरिओम और मेरे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है? उसने गुस्से से कहा। तो फिर तुम यहां क्यों हो? क्या तुम्हें याद है कि मैंने अस्पताल में तुमसे क्या कहा था? हर्षित की पेशेंस खत्म होने लगा। उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि हरिओम क्या कर रहा है? मुझे खास तौर पर ऐसी औरतों से नफरत है जो किसी फ्लर्ट करने वाले आदमी से दूर नहीं रहती। तभी निखिल वहां आया। उसने हर्षित को सिर से पैर तक देखा और मजाक उड़ाया। त्स्क, त्स्क। ओह, क्या यह मिस्टर हर्षित नहीं है? क्या आप यहां बाइक से आए हैं? हर्षित ने निखिल को एक नजर देखा। अगर तुम मेरे साले ना होते तो मैं तुम्हें पक्का पीटता। मूर्खों की तरह बिहेव करना बंद करो। जितनी जल्दी हो सके तलाक ले लो। निखिल ने रोल्स रॉयस की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह हैरी की कार है और यह तुम्हारी बाइक है। क्या यह साफ नहीं है कि तुम स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो? अगर तुम मेरी बहन से प्यार करते हो तो प्लीज उसे छोड़ दो। जिन मर्दों के पास पैसा नहीं है वे बेकार हैं। पैसे के बिना तुम किसी रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। ऐसा लग रहा था कि हरिओम सिर्फ औरतों को ही नहीं बल्कि मर्दों को भी हैंडल करने में माहिर था। उसे पता था कि निखिल जैसे लोगों में सबसे ज्यादा क्या कमी है। ये समझते हुए कि निखिल नंदनी का दिल जीतने की है, हरिओम ने जानबूझकर पूरा दिन निखिल के साथ लैविशली पैसे खर्च करने में बिताया। उसने निखिल के लिए 2,30,000 की कीमत के कपड़े और कुछ लाख की कीमत की घड़ी खरीदी। सिर्फ एक दिन में उसने निखिल के खर्च करने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया, जिससे निखिल को यह गलतफहमी हो गई कि वह भी अमीर आदमी बन गया है। मितव्ययिता से फिजूल खर्ची की ओर जाना इजी था, लेकिन उल्टा करना मुश्किल। इसलिए निखिल के लिए, जो अब तक लेजी रहा था, अपनी पिछली हालत में लौटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हर्षित ने निखिल की ओर ठंडी नजर से देखा और कहा, चले जाओ। नंदनी खुद को रोक नहीं पाई और बोली, वह मेरा भाई है। उसकी बातों से हर्षित पूरी तरह नाराज हो गया। गुस्से में उसने कहा, तुम्हारा भाई? तुम सिर्फ अपने भाई की परवाह करती हो। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? नंदनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप हर्षित की आंखों में देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने लंबी सांस ली और जवाब दिया, हर्षित, मैं इस सबसे थक गई हूं। तुम पहले वापस जा सकते हो। हरिओम दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह ऐसी स्थिति देखकर खुश है और उसने इससे दूर रहने का फैसला किया है। निखिल ने चिढ़कर कहा, हर्षित, तुम्हें पहले 6 लाख वापस करने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा होने की संभावना नहीं है। आखिरकार यह 6 लाख है मेरी घड़ी की कीमत। यह कहते हुए निखिल ने अपनी बाइक के पीछे के रैक पर रखे बोरे को लात मारी। अरे, क्या तुम कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो? क्या तुम ऐसा करके 6 लाख भी कमा सकते हो? इसके बाद निखिल ने अपना हाथ उठाया और हर्षित के सामने अपनी पटेक फिलिप घड़ी दिखाई। सबकी नजरें हर्षित की बाइक के पीछे बंधे सफेद बोरे पर टिकी थीं। साक्षी ने अपने चेहरे पर तिरस्कार का भाव रखते हुए एक हंसी दबा ली। हर्षित बाइक से उतरा और हरिओम को पास आने का इशारा किया। तुम यहां आओ। अपना पेशेंस बनाए रखते हुए हरिओम ने पोलाइटली हर्षित के पास जाकर पूछा, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं? उसने निडरता से हर्षित की ओर देखा। भले ही हर्षित ने उस पर पंच मारा हो, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इस टाइम उसने जानबूझकर एक सज्जन व्यक्ति की तरह बिहेव किया, जो हर्षित के बिहेवियर के उल्टा था। ये रहा 10 लाख कैश। नंदनी से दूर रहो। हर्षित ने बोरी पकड़ी और हरिओम के ठीक सामने जमीन पर फेंक दिया। यह सुनकर हरिओम जोर से हंसा और फिर बोला, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हर्षित की बातें सुनकर निखिल जोर से हंसा। हर्षित, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या लाखों के कर्ज ने तुम्हें पागल बना दिया है? तुम्हारा क्या मतलब है कि यहां 1 मिलियन है? मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा अगर तुम कहो कि यह पुराने अखबार के 100 टुकड़े हैं। उस समय नंदनी को लगा कि उसके अंदर हेल्पलेसनेस की लहर उठ रही है। वह अभी भी मूर्ख की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? अब उसके ईगो की रक्षा करने का क्या मतलब है? क्या यह वही हर्षित है जिसे मैं जानती हूं? फिर उसने हर्षित की ओर देखा और हरिओम और बाकी लोगों से कहा, समय हो गया है, चलो अंदर चलते हैं। हरिओम ने बैग को जमीन पर पटक दिया और निर्देश दिया, निखिल, बैग ले लो। मुझे अब इस बात की परवाह नहीं है कि बैग में क्या है।
हम बस यह दिखावा करेंगे कि हर्षित ने अपना कर्ज चुका दिया है। अवचेतन रूप से नंदिनी ने अपना सिर उठाकर हरिओम की ओर देखा, जिससे वह एक्साइटेड हो गया। आप आगे जा सकते हैं। हर्षित से थोड़ी बात करने के बाद मैं आपसे मिलूंगी, साक्षी ने कहा। नंदिनी को जाते हुए देखने के बाद भी हर्षित का चेहरा स्थिर रहा। उसने साक्षी से कहा, अपनी बात कहो। साक्षी के चेहरे पर घृणा का भाव गहरा गया। हर्षित, नंदिनी को छोड़ दो, कल ही उससे तलाक का एप्लीकेशन क्यों ना कर दो। यह सुनकर हर्षित शांत रहा और कैजुअली बोला, क्यों? तुम नंदिनी के लायक नहीं हो। साक्षी ने उपहास करते हुए कहा, देखो, तुम ओपेरा हाउस में भी एंट्री नहीं ले सकते जहां वसुंधरा आज रात परफॉर्मेंस दे रही है। इसके उलट हरिओम को देखो, जिसे न केवल वेन्यू में एंट्री का राइट है बल्कि उसके पास 4 टिकट्स भी हैं। नंदिनी को वह लाइफ मिलेगी जिसकी वह हकदार है अगर वह हरिओम से शादी करती है, लेकिन जब वह तुम्हारे साथ होगी तो उसे क्या मिलेगा? लाखों का कर्ज। हर्षित ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम जो चाहती हो वो भी पा सकती हो। क्या मैं सही कह रहा हूं? इससे क्या फर्क पड़ता है? हरिओम नंदिनी, निखिल और मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है। इसके अलावा मेरे पास पहले से ही अपना घर और कार है। एक जीजा के तौर पर तुम बहुत यूजलेस हो। बस इतना ही कहना था। तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए। साक्षी ने अपने बाल झटकते हुए नंदिनी और बाकी लोगों की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही साक्षी ओपेरा हाउस के एंट्रेंस पर पहुंची, उसने अपने कदम रोक दिए और डिसबिलीफ में अपनी आंखें बड़ी कर लीं। एंट्रेंस के सामने एक कस्टम मेड रोल्स रॉयस खड़ी थी। उसमें से सूट पहने एक बुजुर्ग सज्जन केन पकड़े बाहर निकले। वह लगभग 70 साल के मजेस्टिक और प्रेस्टिजियस व्यक्ति थे, जिनका ऑरा बहुत ही शानदार था। वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं, पोलर्टन का सबसे अमीर आदमी चंद्रकांत था। रोल्स रॉयस के ठीक पीछे लाल रंग की एस्टन मार्टिन खड़ी थी, जिसकी मार्केट वैल्यू 48 मिलियन रुपए थी। कुछ देर बाद लावण्या, जो लाल ड्रेस पहने हुए थी, लग्जूरियस कार से उतरी। साक्षी ने उन दोनों को सिर्फ विभिन्न सोर्सेज पर ही देखा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उनसे पर्सनली मिल पाएगी। वह बहुत खुश थी और लावण्या को एडमिरेशन से देख रही थी। वह पोलर्टन की सबसे पावरफुल बिजनेस वुमन है और मेरी आइडल है। मिस्टर चंद्रकांत, कृपया रुकें। अचानक लावण्या ने चंद्रकांत को रोका। चंद्रकांत ने पलटकर जवाब दिया, ओह, यह आप हैं मिस कॉलिंस। क्या हो रहा है? यह साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के बारे में है, जिसके बारे में आपने मुझे पहले बताया था। आपका क्या डिसीजन है? लावण्या ने पूछा। साउथवुड ई कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट 5,30,000 स्क्वायर मीटर बड़ा है और इसका मार्केट वैल्यू 30 अरब है। मैं अपने मालिक से इस बारे में आपसे पर्सनली डिस्कस करवाऊंगा, चंद्रकांत ने जवाब दिया। लावण्या मोमेंटरीली स्टन्ड रह गई और बोली, ठीक है, तो फिर कृपया मुझे उनका कांटेक्ट बताइए। पूरी बातचीत सुनकर साक्षी का जॉ खुला रह गया। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं होता कि पोलर्टन के सबसे अमीर आदमी के ऊपर भी कोई मालिक है। मैं सोच रही हूं कि उसका मालिक कितना अमीर होगा। इतना ही नहीं, साक्षी को यह भी याद आया कि पोलर्टन ओपेरा हाउस चंद्रकांत का था, जिसका मतलब यह भी था कि यह उसके मालिक की संपत्ति भी थी। मेरे मालिक की एज इस साल सिर्फ 27 साल है। मुझे उम्मीद है कि आप उनसे अक्सर बात करती रहेंगी, मिस कॉलिंस। चंद्रकांत ने लावण्या की ओर एक पिक्यूलियर नजर डाली और फिर अपनी पॉकेट से एक बिजनेस कार्ड निकालकर उसे दिया। लावण्या ने कार्ड एक्सेप्ट किया और उसे केयरफुली अपने पर्स में रख लिया। वह बहुत यंग और रिच है। काश मैं उससे शादी कर पाती। हालांकि साक्षी और लावण्या के बीच की दूरी काफी थी, लेकिन साक्षी की विजन बहुत अच्छी थी। उसने कॉन्टैक्ट नंबर को क्लियरली बिजनेस कार्ड पर देख लिया। नंबर्स को याद करने के बाद वह ओपेरा हाउस में एंट्री ले गई। इस बीच लावण्या और चंद्रकांत ने हर्षित पर ध्यान नहीं दिया, जो एंट्रेंस से काफी दूर खड़ा था और सोच रहा था कि अंदर जाए या नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद हर्षित ने बिल्डिंग में जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह एंट्रेंस पर पहुंचा, उसे 2 लोगों ने रोक लिया। उनमें से एक प्रियंका थी,
जो हर्षित की हाई स्कूल की क्लासमेट थी। हर्षित? प्रियंका ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए हर्षित को देखा और उन दिनों को याद किया जब उनके बारे में यह अफवाह फैली थी कि वे एक कपल हैं। कृपया अपना टिकट दिखाइए। प्रियंका ने तुरंत अपना संयम वापस पाया और हर्षित को करीब से देखते हुए शांति से कहा। प्रियंका एक लंबी और दुबली महिला थी। उसने एक बॉडी हैगिंग साइड स्लिट ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके सुडौल फिगर को उभार रही थी। जब से प्रियंका ने पोलर्टन फिल्म अकादमी से ग्रेजुएशन किया था, तब से वह एक्टिंग इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करने की तैयारी कर रही थी। जब उसे वसुंधरा के ओपेरा हाउस में आने की खबर मिली तो उसने अपने अमीर बॉयफ्रेंड से रिक्वेस्ट की कि वह उसे वहां एक असिस्टेंट के रूप में काम करने दे, इस उम्मीद में कि कोई उसे नोटिस करेगा और उसे फेम मिलेगी। प्रियंका जानती थी कि आज रात ओपेरा हाउस में आने वाला हर इंसान अमीर या मशहूर था और इसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज भी शामिल थे। उसकी नजर तेज थी, इसलिए वह हर्षित के कपड़ों की वैल्यू और उनकी कंडीशन को जल्दी से आंक सकती थी। इसमें कोई ब्रांड नहीं है और डिजाइन भी बहुत सिंपल है। इसकी कीमत 200 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। लगता है कि तुम्हारी हालत आजकल ठीक नहीं है ना? मेरे पास टिकट नहीं है, हर्षित ने बुदबुदाया। उस पल प्रियंका के चेहरे पर घृणा और भी गहरी हो गई। तो माफ करना, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, चले जाओ। हर्षित बहुत बुरे मूड में था। प्रियंका का चेहरा तुरंत उतर गया और उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अपने एटीट्यूड पर ध्यान दो हर्षित। आज यहां जो भी आता है वह रिस्पेक्टेड है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहां आने का हक है? इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें कहां से मिला? प्रियंका की बातें सुनकर हर्षित ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और उसके चेहरे पर सार्कास्टिक एक्सप्रेशन बढ़ गया। मैं इंडस्ट्री से कुछ ही साल दूर रहा हूं, लेकिन आजकल हर कोई मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। सर, प्लीज कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। प्रियंका का बॉयफ्रेंड बहुत पावरफुल है और ये आखिरी बार हो सकता है जब आप प्रियंका के इतने करीब हो। जल्दी ही आप उसे सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर ही देख पाओगे, दूसरी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि हर्षित जवाब देता, एक छोटे बालों वाली युवती ओपेरा हाउस से बाहर निकली। युवती को देखते ही गेटकीपर्स ने तुरंत सिर झुका लिया और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। छोटे बालों वाली वह महिला वसुंधरा की मैनेजर थी, जो एक हाई लेवल मैनेजर थी और काफी काबिल भी। पहले तो मैनेजर ने प्रियंका और दूसरी महिला को सिर्फ डराने वाले अंदाज में देखा, जिससे वे कांप उठी। क्या हो रहा है? क्या हर्षित वाकई कोई बड़ा आदमी है? मैं उसे जैसे भी देखूं वह ऐसा नहीं लगता। आप यहां हैं? मैनेजर ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। शो जल्दी ही शुरू होने वाला है, कृपया अंदर आइए और हॉल में ऑर्डर मेंटेन करें। प्रियंका ने राहत की सांस ली और हर्षित के जाते वक्त उसकी पीठ को देखते हुए अजीब से लहजे में बुदबुदाई। लगता है वह सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है जो भीड़ कंट्रोल करने के लिए यहां आया है। जैसे ही हर्षित ने ऑडिटोरियम में कदम रखा, मैनेजर ने उसे सलाम करना चाहा। उसने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा, कोई बात नहीं, मेरा प्राइवेट रूम कहां है? यह हेवनली प्राइवेट रूम है। मैनेजर ने जल्दी से उसे प्रायोरिटी गली के जरिए हेवनली प्राइवेट रूम तक ले गई। पोलर्टन ओपेरा हाउस में 30 से ज्यादा प्राइवेट रूम थे और सिर्फ पोलर्टन के सबसे प्रतिष्ठित लोग ही वहां बैठ सकते थे। हालांकि हेवनली प्राइवेट रूम का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ था, लेकिन आज हालात अलग थे। थिएटर में कोई और प्राइवेट रूम खाली नहीं था, इसलिए नंदनी, हरिओम और बाकी लोगों को ऑडियंस सीट्स पर बैठना पड़ा। भले ही उनकी सीटें स्टेज से काफी दूर थीं, नंदनी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वह आखिरकार वसुंधरा को करीब से देख सकती थी। नंदनी वसुंधरा को बहुत मानती थी और उनके हर गाने की फैन थी। वसुंधरा के एंट्री लेने का इंतजार करते हुए हरिओम की नजर हेवनली प्राइवेट रूम पर टिक गई। इस दौरान उस स्पेशल प्राइवेट रूम में कभी रोशनी नहीं जली थी, लेकिन आज वह जगमगा रहा था। जब हरिओम ने वह रोशनी देखी तो वह डिसबिलीफ में बड़बड़ाया, वाह, कोई हेवनली प्राइवेट रूम का इस्तेमाल कर रहा है। निखिल ने फिर सावधानी से पूछा, स्वर्गीय प्राइवेट रूम के बारे में क्या? मैं इसे कैसे समझाऊं? खैर, इसे इस तरह से कहें, पोलर्टन का सबसे अमीर आदमी चंद्रकांत लैंगफोर्ड भी उस खास कमरे का इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। हरिओम बहुत एक्साइटेड था।
उसने अपनी आंखें मूंद लीं। कमरे के अंदर मौजूद आदमी की एक झलक पाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि प्राइवेट रूम को प्राइवेसी इंश्योर करने के तरीके से डिजाइन किया गया था। अंदर का इंसान बाहर की सिचुएशन देख सकता था, लेकिन बाहर से कोई भी अंदर की झलक नहीं देख सकता था। आखिरकार रूम में लगा एक तरफा दर्पण हाईटेक मटेरियल से बनाया गया था। थिएटर में कई दर्शकों ने देखा कि हेवनली प्राइवेट रूम में लोग मौजूद थे। वे इसके बारे में बात करना बंद नहीं कर सके और जानना चाहते थे कि उस कमरे में कौन है। हेवनली प्राइवेट रूम ने दूसरे प्राइवेट रूम में बैठे लोगों का भी ध्यान खींचा। इंटरेस्टिंग है, अभी चेक करो कि हेवनली प्राइवेट रूम में कौन है, लावण्या ने कहा। चंद्रकांत, जो प्राइवेट रूम नंबर 2 में था, ने कैजुअली अपने सामने की टेबल पर थपथपाया। चाय की चुस्की लेते हुए उसने कहा, हर्षित यहां है। मैं चाहता हूं कि तुम फौरन उस रूम में रहने वाले की पहचान पता करो। क्या पोलटन में कोई बड़ा शख्स आया है? कई लोग इस सवाल का जवाब जानने के लिए परेशान थे। निखिल को उस इंसान से जलन हो रही थी। कमाल है, मुझे वंडर हो रहा है कि मैं ऐसे प्राइवेट रूम में कब बैठ सकता हूं। अपने वर्ड्स पर ध्यान दो, हरिओम ने धीरे से चेतावनी दी। निखिल ने यह सुनते ही चौंक कर अपनी बात वापस ले ली और चुप हो गया। यह समझते हुए कि नंदनी नाराज है, हरिओम ने सोचा कि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने निखिल को डांटा। उसने तुरंत माफी मांगी। मुझे माफ कर दो नंदनी। नंदनी ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, उस रूम से स्टेज का सबसे अच्छा व्यू दिखता है और यह वसुंधरा के ज्यादा करीब है। यही बात दूसरे प्राइवेट रूम्स पर भी लागू होती है। हरिओम उसकी बात समझ गया, लेकिन वह जानता था कि वह इसमें कुछ नहीं कर सकता। प्राइवेट रूम्स में रहने वाले लोग बड़े बड़े लोग थे। यहां तक कि हरिओम के पिता भी उन्हें नाराज करने से बचते थे। मुझे कुछ सोचना होगा, मैं तुम्हें एक प्राइवेट रूम में ले जाने की कोशिश करता हूं। यह कहते हुए हरिओम ने फोन निकाला और अपने पिता को कॉल किया। अरे पापा, मैं पोलर्टन ओपेरा हाउस में एक प्राइवेट रूम लेना चाहता हूं। क्या तुम मरना चाहते हो? फोन के दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई और कॉल तुरंत कट गई। मैंने अपने पापा से बात कर ली है, चलो थोड़ी देर इंतजार करते हैं, हरिओम ने नंदनी से सच्चाई छुपाते हुए नॉर्मल आवाज में कहा। नंदनी ने फोन से आती गुस्से की आवाज सुनी थी, लेकिन वह सिर्फ आहें भरकर चुप रही। तभी एक महिला नंदनी के पास आई और उसे प्योर गोल्ड से बना एक इनविटेशन कार्ड दिया। मैडम, ये आपका प्राइवेट रूम नंबर है 28, कृपया जल्दी से अंदर आ जाइए। नंदनी की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं जब उसने इनविटेशन कार्ड देखा। हरिओम भी शॉक था। इसके पीछे कौन है? तुम कमाल हो हरिओम, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम हमें एक प्राइवेट रूम दिलवा सकते हो, निखिल ने इनविटेशन कार्ड लेते हुए कहा। हरिओम ने कामली मुस्कुराते हुए कहा, यह कुछ भी नहीं है। जब साक्षी ने हरिओम को देखा तो उसकी आंखों में प्रशंसा चमक उठी। लेकिन यह सिर्फ 2 लोगों के लिए है, निखिल ने इनविटेशन कार्ड की डिटेल पढ़कर निराशा से कहा। हरिओम खड़ा हुआ और बोला, निखिल, तुम साक्षी के साथ यहीं रुको, मैं तुम्हारी बहन के साथ जाऊंगा। तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? असल में निखिल भी उस प्राइवेट रूम में जाना चाहता था ताकि शो ऑफ कर सके, लेकिन वह जानता था कि अपने इनकम सोर्स को बर्बाद करना सही नहीं होगा। उसने कहा, हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नंदनी, हरिओम ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन नंदनी ने सिर हिलाया और कहा, साक्षी, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहते हुए उसने साक्षी का हाथ पकड़ा और प्राइवेट रूम नंबर 28 की तरफ बढ़ने लगी। हरिओम, निखिल और साक्षी उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। हरिओम का चेहरा उतर गया। फिर उसने नंदनी का मन बदलने की कोशिश की। नंदनी, मुझे लगता है, नंदनी ने दृढ़ता से कहा, मैंने अपना मन बना लिया है। नंदनी को जाते देख हरिओम की निगाहें डरावनी हो गईं। निखिल, जो डरा हुआ था, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसी समय हरिओम यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि आखिर तार खींचने वाला कौन है। वह जो भी हो, उसका प्रभाव जबरदस्त होना चाहिए। मुझे यकीन है कि सिर्फ चंद्रकांत जैसे लोग ही शो शुरू होने से ठीक पहले एक प्राइवेट रूम अरेंज कर सकते हैं। प्राइवेट रूम में एंटर करने के बाद कुछ महिलाओं ने दोनों को चाय परोसी और गर्म तौलिए दिए। नंदनी ने उनमें से एक से पूछा, क्या मैं जान सकती हूं कि हमारे लिए इस प्राइवेट रूम की व्यवस्था किसने की? द्वारपाल ने जवाब दिया,
मुझे माफ करें मैम, मुझे कुछ भी पता नहीं है। नंदिनी और कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, लाइट्स धीमी हो गईं। इसका मतलब था कि वसुंधरा एंट्री करने वाली थी। असल में हर्षित, जो हेवनली प्राइवेट रूम में था, वही था जिसने नंदिनी के लिए यह अरेंजमेंट किया था। प्राइवेट रूम का इंटीरियर बहुत लग्जूरियस था। वहां एक सोफा, एक बेड, एक कॉफी टेबल, एक गेस्ट रूम टेलीफोन और एक साउंड एम्पलीफायर था जो किसी की आवाज बदल सकता था। रूम में प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया था क्योंकि वहां कोई वेटर नहीं था। स्टेज पर स्पॉटलाइट चमकने लगी। धीरे धीरे एक रहस्यमयी परी जैसी आकृति स्टेज पर प्रकट हुई। पूरा थिएटर शांत हो गया। सबकी निगाहें स्टेज पर टिकी थीं। महिला ने एक सेक्सी लंबी ब्लैक ड्रेस पहनी थी और उसके बाल एक बन में बंधे थे, जिससे उसकी नेक और उसकी प्यारी कॉलर बोन्स दिख रही थीं। उसका परफेक्ट चेहरा उसे ऐसा बना रहा था जैसे वह किसी पेंटिंग से बाहर आई हो। उसकी खूबसूरती ने सबकी सांसें रोक दी। वह महिला वसुंधरा थी, जो एक फेमस इंटरनेशनल सेलिब्रिटी थी। नमस्ते सबको, मैं वसुंधरा हूं, वसुंधरा बोली। उसकी आवाज दिव्य और सूदिंग थी, जैसे सॉफ्ट स्प्रिंग ब्रिज। एक पल में ही पूरे थिएटर में शोर मच गया। वसुंधरा, वसुंधरा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, वसुंधरा। निखिल ने भीड़ के साथ मिलकर वसुंधरा का नाम जोर से चिल्लाया। वह इतना एक्साइटेड था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। नंदिनी भी उतनी ही एक्साइटेड थी। वह खड़ी हो गई। दूसरी तरफ साक्षी वसुंधरा को देखकर जलन और नफरत से भर गई। साक्षी को हमेशा उन लोगों से जलन होती थी जो उससे ज्यादा सुंदर, ज्यादा केपेबल और ज्यादा अमीर थे, जैसे लावण्या, हेमलता और वसुंधरा। साक्षी को लगता था कि सभी महिलाओं को बराबर दर्जा मिलना चाहिए। आज मेरा पहला गाना हेवनली प्राइवेट रूम के सज्जन को डेडिकेट है। अगर वह न होते तो मैं आज यहां नहीं होती। वसुंधरा ने अपनी नजर हेवनली प्राइवेट रूम की तरफ घुमाई। उस समय सभी ने उसकी निगाह का पीछा किया और हेवनली प्राइवेट रूम की तरफ देखा। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि उस रूम में कौन है। वसुंधरा ने आगे कहा, मैं जो गाना गाने जा रही हूं वह है आई लव यू। कुछ पलों की शांति के बाद थिएटर में हलचल मच गई। क्या हो रहा है? यह गाना एक लव सॉन्ग है। क्या इसका मतलब यह है कि वसुंधरा हेवनली प्राइवेट रूम के अंदर मौजूद इंसान से प्यार करती है? वसुंधरा एक दिव्या है, कौन उसका दिल चुरा सकता है? यह तो असंभव है। हर कोई यही सोच रहा था। वसुंधरा ने इस बात की परवाह किए बिना अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दी कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि वसुंधरा की सिंगिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। उसकी आवाज की रेंज बहुत बड़ी थी और उसके लंग्स की कैपेसिटी भी अमेजिंग थी। उसकी सुर ताल परफेक्ट थी और उसकी आवाज में एक मैजिकल क्वालिटी थी। उसने गाया, मुझे अब पागल हो जाना चाहिए। शायद मैं बहुत ज्यादा सपने देखती हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो मैं तुम्हारा टच फील करना चाहती हूँ, तुम्हारे कान में फुसफुसाना चाहती हूँ। शब्द जो समय जितने पुराने हैं, वो शब्द सिर्फ तुम सुन पाओगे अगर तुम मेरे होते। काश मैं उस दिन वापस जा पाती जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मुझे तभी अपना कदम उठाना चाहिए था जब तुमने मेरी आंखों में देखा था, क्योंकि अब तक मुझे पता चल गया था कि तुम भी वैसा ही महसूस करोगे जैसा मैं करती हूं। और मैं ये शब्द फुसफुसाऊंगी जब तुम झूठ बोलोगे, यहां मेरे साथ रहो, मैं तुमसे प्यार करती हूं, कृपया कहो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। ये 3 शब्द हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और मैं तुमसे वादा करती हूं कि हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। जल्दी ही गाना खत्म हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा और वसुंधरा ने हेवनली प्राइवेट रूम की तरफ देखा। वह जो भी वाक्य गाती थी, वह उसके प्यार की फुसफुसाहट होती थी। दर्शक तब दंग रह गए जब उन्हें पता चला कि हेवनली प्राइवेट रूम में मौजूद व्यक्ति वसुंधरा का प्रिय, उसके जीवन का प्यार था। यद्यपि यह गीत गहरे प्यार से भरा था, फिर भी इसके बोल थोड़े दयनीय लग रहे थे। इसके बाद वसुंधरा ने हेवनली प्राइवेट रूम की तरफ सिर झुकाया और गाने का आखिरी हिस्सा गाया। गाने के बोल उसके प्यार की खुली स्वीकारोक्ति थे। कृपया कहो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। इस वाक्य का मतलब था कि वह बेबस होकर अपने प्यार की याचना कर रही थी। वहां मौजूद कई पुरुष ईर्ष्या भरी नजरों से हेवनली प्राइवेट रूम को घूर रहे थे। वे जानना चाहते थे
कि वह कौन था जिसने उनकी दिव्या को इस तरह से अपने प्यार का इजहार करने पर मजबूर किया। नंदिनी ने धीरे से कहा, यह आदमी इतना खास होगा कि दिव्या उससे इतना प्यार करने लगी। उसकी आवाज में उदासी थी। उसे वसुंधरा पर तरस आ रहा था। मुझे यकीन है कि वह बहुत अमीर है, साक्षी ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा। साक्षी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह हमेशा नेगेटिव एनर्जी से भरी रहती थी। इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उसने ऐसा सतही कमेंट दिया। बाहर आओ और रानी लो से मिलो। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा। यह सुनकर बाकी लोग होश में आए और चिल्लाने लगे, अगर तुम मर्द हो तो अभी बाहर आ जाओ। हर्षित, जो सोफे पर बैठा था, अपनी कलाई पर लटके ब्रेसलेट से बेफिक्री से खेल रहा था। यह ब्रेसलेट नंदिनी ने उसे गिफ्ट किया था। वसुंधरा अचानक मुस्कुराई और बोली, दोस्तों प्लीज ऐसा मत करो, वह बहुत बिजी है। तभी सभी ने उस रहस्यमयी आदमी को देखने की मांग छोड़ दी। साथ ही उन्हें अफसोस हुआ कि वे उसका चेहरा नहीं देख सके। इसके बाद वसुंधरा ने कुछ और गाने गाए। फिर ऑटोग्राफ का टाइम आया। पूरी प्रक्रिया 1 घंटे से ज्यादा चली। आ जाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही फिर मिलेंगे। दर्शकों को अलविदा कहने के बाद वसुंधरा स्टेज के पीछे चली गई। इसके बाद भीड़ धीरे धीरे थिएटर से बाहर जाने लगी। नंदिनी भी साक्षी के साथ प्राइवेट रूम से बाहर आ गई। नंदिनी, अंदर क्या हाल है? हरिओम ने मिलते ही मुस्कुराते हुए पूछा। नंदिनी ने जवाब में सिर हिलाया। सब ठीक है, थैंक यू। हरिओम। हरिओम ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। आपका स्वागत है। फिर उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। अब 11 बज चुके हैं, बहुत देर हो चुकी है। निखिल ने बीच में कहा, नंदिनी, तुम आज रात हैरी के साथ एक रूम क्यों नहीं ले लेती? अब बहुत देर हो चुकी है तो घर जाने का कोई मतलब नहीं है। हरिओम ने यह सुना तो खुशी से निखिल को गले लगाने ही वाला था। हालांकि नंदिनी ने डांटते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसका चेहरा ठंडा हो गया। साक्षी ने कहा, इसमें बड़ी बात क्या है, यह तो आखिर में होने ही वाला है। निखिल ने पास पड़ी बोरी को पैर से ठोकर मारते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ सोती हो। हर्षित में ऐसा क्या खास है? वह तो बकवास से भरा हुआ है। इस बोरी को देखो, वह कैसे कह सकता है कि इसमें 1 मिलियन है? ओह, बकवास। निखिल ने शायद बोरी पर जोर से ठोकर मार दी होगी और वह फट गई। उसके अंदर से कैश की गड्डियां बाहर गिर पड़ी। अंदर वाकई कैश है। निखिल तुरंत नीचे बैठ गया और बोरी खोली। अंदर ढेर सारे कैश देखकर वह हैरान रह गया। हरिओम दंग रह गए और नंदिनी भी जब उन्होंने यह देखा तो चौंक गई। जहां तक साक्षी की बात है, इतनी बड़ी रकम देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। आखिरकार 1 मिलियन का कैश किसी पर भी गहरा असर डाल सकता है। यह कैश यहां कैसे हो सकता है? हरिओम का चेहरा गंभीर हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि हर्षित को पैसे कहां से मिले। हर्षित ने इतने सारे पैसे कैसे जुटाए? नंदिनी बहुत कंफ्यूज थी और जल्द ही गुस्से में आ गई। मुझे घर जाकर उससे पूछना होगा कि यह सब क्या है। वह जाने लगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वापस आ गई। हरिओम, मैं तुम्हें 6 लाख रुपए वापस कर दूंगी। यह कहकर उसने हरिओम को 6 लाख दिए, बाकी 4 लाख रख लिए और जल्दी से वहां से चली गई। नंदिनी, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फिर हरिओम ने निखिल से कहा, निखिल, पैसे समेटने में मेरी मदद करो। इसके साथ ही वह निखिल, साक्षी और 6 लाख नकदी को पीछे छोड़ गया। जब साक्षी ने नकदी देखी तो उसकी आंखों में लालच के बादल छा गए। फिर उसने कहा, निखिल, चलो इसे अपने पास रख लेते हैं। नहीं, ये हरिओम के हैं। निखिल ने मना कर दिया। साक्षी ने कहा, कोई बात नहीं निखिल, 6 लाख का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। और एक बार जब वह तुम्हारी बहन को अपने साथ सोने के लिए राजी कर लेगा तो मैं शर्त लगाती हूं कि अगर तुम उससे 6 लाख भी मांगोगे तो वह तुम्हें 6 लाख भी दे देगा। ठीक है। इस सुझाव से प्रभावित होकर निखिल अंततः मान गया। जब हरिओम थिएटर से बाहर निकले तो नंदिनी पहले ही टैक्सी में बैठकर जा चुकी थी। हरिओम का चेहरा उदास हो गया जब उसने उसे जाते हुए देखा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी कार से उसका पीछा करने का फैसला किया। हेवनली प्राइवेट रूम के अंदर वसुंधरा को आखिरकार हर्षित से मिलने का मौका मिला।
वह बहुत एक्साइटेड थी और जब उसने हर्षित को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी आंखें इतनी खुशी और प्यार से भरी थीं कि वे किसी भी समय छलक सकती थीं। तभी जब उसने हर्षित की पीठ और उसके पीछे लगे अजीब लोगों को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। लावण्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने डॉन से गाड़ी चलाने के लिए कहने और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की हिम्मत कैसे की? वसुंधरा की तीखी नजर देखकर हर्षित के गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। क्या हुआ? क्या लावण्या के साथ बाइक चलाना इतना मजेदार है? वसुंधरा ने दुखी होकर पूछा। हर्षित हैरान था। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? इंस्टाग्राम। फिर वसुंधरा ने अपना इंस्टाग्राम खोला और हर्षित को दिखाया। उस समय हर्षित लावण्या का गला घोंटकर उसे मार देना चाहता था। वैसे भी इससे साबित होता है कि आप कितने आकर्षक हैं, वसुंधरा ने हंसते हुए कहा। वह इस बात से वाकिफ थी कि हर्षित शादीशुदा था और जानती थी कि वह कभी उसका नहीं हो पाएगा, लेकिन वह उससे प्यार करना बंद नहीं कर सकती थी। जहां तक नंदिनी के विचारों का सवाल है, वसुंधरा ने कभी इसकी परवाह नहीं की। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे भी लिफ्ट दो, वसुंधरा ने कहा। क्या तुम मजाक कर रही हो? आज रात तुम्हारा परफॉर्मेंस कल सुबह सबसे पहले न्यूज में होगा। अगर पपराजी को मेरे साथ बाइक पर सवार तुम्हारी तस्वीर मिल गई तो तुम अपने ब्राइट फ्यूचर को अलविदा कह सकते हो, हर्षित ने कहा। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे घुमाने ले जाओ, वसुंधरा ने हर्षित की बांह पकड़कर प्यार से कहा। तुम रोल्स रॉयस की जगह बाइक क्यों चुन रही हो? हर्षित वसुंधरा की जिद देखकर हैरान रह गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर वसुंधरा ने हर्षित की बांह को सहलाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। हर्षित ने अनजाने में उसकी क्लीवेज और गोरी त्वचा की तरफ देखा। हर्षित की प्रतिक्रिया से वसुंधरा को अपने बारे में अच्छा महसूस हुआ। मेरी पत्नी तुम्हें बहुत पसंद करती है, क्या तुम उसे ऑटोग्राफ देना चाहोगी? हर्षित ने असहाय होकर पूछा। डन। आधे घंटे बाद वसुंधरा ने वही तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जो लावण्या ने पोस्ट की थी। चंद्रकांत ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखकर जीशान को जगाया और उसे दिखाया। इसे देखो, अब इसे प्रोफेशनल कहते हैं। ये इनक्रेडिबल है कि उसने एक ही दिन में 2 औरतों को कैसे जीत लिया, पहले लावण्या फिर वसुंधरा। जीशान के बाल बिखरे हुए थे और वह इतना नींद में था कि उसकी आंखें मुश्किल से खुल रही थीं। मिस्टर लैंगफोर्ड, आपने मुझे इसके लिए आधी रात को जगा दिया? उसने धीरे से पूछा। चंद्रकांत ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हाँ, क्या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है? उनके जवाब ने जीशान को हैरान कर दिया। मैंने कैसे नहीं देखा कि पोलर्टन का सबसे अमीर आदमी गॉसिप करना पसंद करता है, जीशान ने सोचा। चंद्रकांत ने अचानक सीधा होकर पूछा। जय, क्या तुम्हें लगता है कि हर्षित और वसुंधरा ने साथ सोया है? सीरियसली? तुमने मुझसे पूछा कि क्या हर्षित पहले लावण्या के साथ सो चुका है? तुम्हें मेरा जवाब पसंद नहीं आया और मुझे डांट दिया। जीशान ने मन ही मन सोचा। अगर ऐसा है तो मुझे अपना जवाब बदलने दीजिए, देखते हैं आप इससे खुश होंगे या नहीं। मुझे लगता है कि ऐसा ही है, जीशान ने सीधे चेहरे से सिर हिलाया और कहा। मुझे यकीन है कि वे एक साथ सोए होंगे। हालांकि इस जवाब पर जीशान को वह रिएक्शन नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। चंद्रकांत इससे खुश नहीं था। तुम इस बारे में इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हो? मुझे नहीं लगता कि अगर वे एक साथ सोए थे तो वे तुम्हें इसके बारे में बताएंगे। बकवास करना बंद करो। जीशान को समझ नहीं आया कि इसका क्या जवाब दे। चलो, तुम 70 साल के आदमी हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह के टॉपिक पर बात करना तुम्हारे लिए सही है? जीशान ने अपने दिल में सोचा। फिर उसने कहा, मिस्टर चंद्रकांत, मुझे दूसरे काम करने हैं, मुझे अब जाना होगा। चले जाओ। चंद्रकांत ने उसे दूर भगाया। जीशान दुखी होकर दरवाजे से बाहर चला गया। वह हल्की नींद में सोता था और जब वह गहरी नींद में था, चंद्रकांत ने उसे फोन करके जगाया, जिससे उसे लगा कि कोई इमरजेंसी आ गई है। इस बीच मंद स्ट्रीट लाइट के नीचे वसुंधरा ने अपनी दोनों बाहें हर्षित की कमर के चारों ओर लपेट लीं और अपना चेहरा हर्षित की पीठ से सटा दिया। डॉन, मैंने पोलर्टन में एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की है और मिस्टर चंद्रकांत हमारे साथ काम करेंगे। आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। कृपया कुछ दिनों में विजिट के लिए आए। मैंने इसका नाम डोंटर पिक्चर्स रखा है।
और इसमें 100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। कंपनी अगले 2 दिनों में कुछ आर्टिस्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। मुझे आर्टिस्ट्स के वैल्यूएशन में आपकी मदद चाहिए होगी। हर्षित ने हैरानी से सिर हिलाया और सहमति में कहा, जरूर। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, असल में आपको ज्यादातर काम खुद ही मैनेज करने होंगे, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। वसुंधरा ने उसे मोहक नजरों से देखा। एक दीवा के रूप में उसकी हर हरकत और हर एक्सप्रेशन दिल चुरा लेने वाला था। फिर उसने हर्षित का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे उस वक्त बचाने के लिए थैंक्स, डॉन। अगर तुम नहीं होते तो मैं बहुत पहले ही मर चुकी होती। हर्षित ने अपना हाथ वापस खींच लिया और ठंडे स्वर में जवाब दिया, इसमें कुछ खास नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी तो तुम शादीशुदा होगे। तुमने तब मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार थी। वसुंधरा अचानक रो पड़ी। हर्षित ने जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि आपके पापा इससे एग्री करेंगे? वह मुझसे नफरत करते हैं। फिर वसुंधरा रोने लगी। उन्होंने पहले ही माफी मांग ली है। हर्षित चुप रहा। वसुंधरा रोना बंद नहीं कर रही थी। हर्षित को नहीं पता था कि उसे कैसे चुप कराए, तो वह चुप ही रहा। कुछ देर बाद वसुंधरा बोली, वह कैसी इंसान है? मुझे यकीन है कि वह इतनी अमेजिंग होगी कि आपकी नजर उस पर पड़ गई। वसुंधरा जिस इंसान की बात कर रही थी वह जाहिर तौर पर नंदिनी थी। वसुंधरा में नंदिनी को चेक करने की हिम्मत नहीं थी। सच कहें तो हर्षित की फेमस वाइफ को चेक करने की किसी में हिम्मत नहीं थी, जब तक कि उनकी मौत की ख्वाहिश न हो। तभी हर्षित के चेहरे पर एक सौम्य और गर्मजोशी भरी मुस्कान आई, जिसने वसुंधरा के दिल को चोट पहुंचाई। खैर, वह सौम्य, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, राय रखने वाली, इंडिपेंडेंट और कैपेबल है। सबसे जरूरी बात, वह शांत और संयमित है। हर्षित ने धीरे धीरे नंदिनी की सारी खूबियां गिनाई। वसुंधरा ने धीमी आवाज में कहा, क्या वह इतनी अच्छी है? वह परफेक्ट नहीं है। उसकी एक कमी यह है कि वह अपने फैमिली की बहुत ज्यादा परवाह करती है। कभी कभी वह मुझसे ज्यादा अपने फैमिली की केयर करती है। मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। हर्षित ने आह भरी। वह सोचता था कि क्या वह और नंदिनी एक दूसरे से ज्यादा प्यार करते अगर नंदिनी अपने भाई पर इतना ध्यान न देती। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वसुंधरा ने पूछा। हर्षित एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आई। हाँ, मुझे पता है, वह मुझे सबसे अच्छी लगती है। वसुंधरा की आंखों की चमक एक पल में फीकी पड़ गई और उसका दिल उदासी से भर गया। फिर उसने आह भरी। कुछ पल बाद वह शर्माई और जब उसने हर्षित की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक शर्मीली नजर थी। डॉन, क्या तुम आज रात घर जा रहे हो? अब बहुत देर हो चुकी है। हर्षित कंफ्यूज था। तुम्हारा क्या मतलब है? वसुंधरा ने धीमी आवाज में कहा, मैं अपना आईडी कार्ड साथ लाई हूं। और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सिर उठाया और हर्षित को उम्मीद भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में प्यार छलकने वाला था। पहचान पत्र? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? हर्षित अभी भी समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब था। वसुंधरा ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम मेरे साथ होटल चलो। अंततः उसकी बात का मतलब समझते हुए हर्षित ने हां कहना स्वीकार कर लिया। वसुंधरा आखिरकार एक सुंदर और खूबसूरत महिला थी। कोई भी आदमी उस पर फिदा हो सकता था, हर्षित सहित। हालांकि उसने सोचा कि अगर वह हां कहेगा तो यह नंदिनी और वसुंधरा दोनों के साथ अन्याय होगा। इसलिए उसने जवाब दिया, यह असंभव है, चलो घर चलते हैं। वसुंधरा को उनके उत्तर से दुख हुआ। तभी अचानक हर्षित का फोन बजा। यह नंदिनी का फोन था। मुझे अब घर जाना होगा, हर्षित ने घोषणा की। वसुंधरा ने सिर हिलाया और एक लंबी सांस छोड़ी। तभी एक टैक्सी उनके पास से गुजरी। निखिल और साक्षी दोनों उसमें थे। साक्षी ने मंद रोशनी में दिख रही आकृतियों को देखा और संदेह से पूछा, वह आदमी हर्षित जैसा क्यों दिखता है? तुम सही कह रही हो, निखिल ने उससे सहमति जताई। फिर उसने अपना फोन निकाला और एक फोटो खींची। महिला का फिगर बहुत अच्छा है। दुर्भाग्यवश अंधेरा बहुत था, इसलिए वह महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। साक्षी ने तिरस्कार से अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, अधिकांशतः ऐसे अच्छे फिगर वाली महिलाएं वेश्याएं होती हैं।
हर्षित आखिरकार घर वापस लौटा जब घड़ी में 12 बजने वाले थे। जब वह अपने आवासीय क्षेत्र के पास पहुंचा तो उसने नंदिनी को हरिओम के साथ वहां खड़ा देखा। हर्षित को देखते ही नंदिनी जल्दी से उसके पास पहुंची और पूछा, आपको 10 लाख नकद कहां से मिले? हालांकि हर्षित ने हरिओम को ठंडी निगाह से देखा। यह मेरी तरफ से आखिरी चेतावनी है, मेरी पत्नी से दूर रहो। जब उसने हरिओम को घूरा तो उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। दूसरी ओर हरिओम केवल मुस्कुराए और कंधे उचकाए। यहां फिर हर्षित ने लावण्या के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध नंदिनी को सौंप दिया। नंदिनी ने इसे देखा और उसका जबड़ा खुला रह गया। तुमने लावण्या को बचाया? हाँ, वह डूबने वाली थी और जब मैं वहां से गुजरा तो मैंने उसे बचा लिया। वह तैरना नहीं जानती थी, हर्षित ने फिर कहा। उसने मुझे आभार के प्रतीक के रूप में पैसे दिए। यह जानने के बाद कि पैसा किसी अवैध स्रोत से नहीं आया है, नंदिनी ने राहत की सांस ली। अगली बार आपको इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, यह बहुत ज्यादा है। हर्षित ने सिर हिलाया। उसकी जिंदगी इतनी ही कीमती है। कुछ देर सोचने के बाद नंदिनी को लगा कि हर्षित सही कह रहे थे। लावण्या एक बहु अरबपति थी, इसलिए 1 मिलियन का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद नंदिनी ने पूछा, क्या तुमने सोचा है कि तुम किस तरह की नौकरी की तलाश करने जा रहे हो? नहीं, हर्षित ने अपना सिर हिलाया। मैं अभी इसे एक तरफ रखूंगा। नंदिनी तुरंत भड़क उठी। नहीं, तुम्हें नौकरी ढूंढनी चाहिए। हरिओम ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम मेरी कंपनी में काम क्यों नहीं करते? तुम सेल्स पर्सन बन सकते हो। सालावन्या आमदनी करीब 1 लाख है। नंदिनी ने कृतज्ञता से हरिओम की ओर देखा और हर्षित की ओर मुड़ी। उसे पूरी उम्मीद थी कि हर्षित इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। चले जाओ। हर्षित हरिओम के पास गया और उस पर अपना हाथ घुमाया। थप्पड़। हरिओम के गाल पर थप्पड़ का लाल निशान उभर आया। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था, लेकिन वह फिर भी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। नंदिनी चिल्लाई, हर्षित, क्या तुम पागल हो? तुम फिर से दूसरों को क्यों मार रहे हो? फिर उसने हरिओम से पूछा, हरिओम, क्या तुम ठीक हो? हरिओम ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और विनम्रता से जवाब दिया, मैं ठीक हूं। देर हो रही है, मैं अब चलता हूं। यह मेरा नाम कार्ड है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे फोन करें। हरिओम, क्या तुमने अपना सबक नहीं सीखा है? हर्षित छाया से हरिओम के पास आया, जैसे हमला करने के लिए कोई जानवर तैयार हो। हर्षित, बस करो। नंदिनी ने हर्षित को रोकने की कोशिश की। दूसरों को मारने के अलावा तुम क्या कर सकते हो? क्या लोगों को पीटने से कोई समस्या हल हो सकती है? दूसरों को मारना भी अपराध है। हरिओम सिर्फ दयालु था। तुम इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हो? हर्षित रुक गया और उपहास करने लगा। नंदिनी मुड़ी और घर जाने के लिए चल दी। हर्षित की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी जब उसने हरिओम के जाने की दिशा में देखा। इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा। जब दादाजी की हालत ठीक हो जाएगी तो मैं तुम सबका एक एक करके निपटारा करूंगा। घर वापस आकर नंदिनी ने मास्टर बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया था। हर्षित सिर्फ गेस्ट बेडरूम में आराम कर सकता था। हालांकि जैसे ही वह लेटा, उसका दूसरा फोन वाइब्रेट होने लगा। उस फोन का नंबर जानने वाले बहुत कम लोग थे। नंदिनी उनमें से नहीं थी। उसने एक मैसेज देखा जिसमें लिखा था, हाय अमीर आदमी, मैं साक्षी हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई। ये मेरी एक तस्वीर है। अगर आप चाहें तो हम बातचीत कर सकते हैं। मैसेज के साथ एक तस्वीर भी थी जिसमें लड़की अपने होंठ सिकोड़ते हुए क्यूट दिखने की कोशिश कर रही थी। हर्षित बता सकता था कि तस्वीर को कई बार फोटोशॉप किया गया था। जाहिर था वह निखिल की गर्लफ्रेंड साक्षी थी। हर्षित ने मैसेज का जवाब दिया, आपको मेरा फोन नंबर कैसे मिला? साक्षी ने रिप्लाई किया, मुझे यह संयोग से मिला, प्लीज मुझे ब्लेम मत करना। हर्षित ने आगे कोई जवाब नहीं दिया। वह साक्षी की पर्सनालिटी को अच्छे से जानता था। वह नेगेटिविटी से भरी हुई थी। इसके अलावा वह स्कूल के दिनों से ही घमंडी और झगड़ालू थी। उसे लोगों को डांस बैटल के लिए चैलेंज करना पसंद था। वह ऐसी लड़की थी जो दूसरों को नीचा दिखाने में मजा लेती थी, लेकिन बहुत इमेच्योर थी। हर्षित साक्षी जैसी लड़की पर दूसरी नजर भी नहीं डालता था, लेकिन वह निखिल की पसंद थी। अगली सुबह भोर होते ही हर्षित जाग गया और उसने नाश्ता तैयार कर लिया।
जल्दी जल्दी खाना खाकर वह रेमंड को देखने अस्पताल पहुंच गया। साथ ही वह अस्पताल में मौजूद लोगों से बदला लेना चाहता था। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई थीं। अगर हेमलता ने उस महत्वपूर्ण पल पर ऑपरेशन नहीं किया होता तो भले ही मैं 6 लाख रुपए जुटा लेता, फिर भी दादाजी को बचाया नहीं जा सकता था। रेमंड को आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। हेड नर्स सेलेना ने अपनी आंखें घुमाईं और जैसे ही हर्षित अंदर आया उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। देखो इसे, कितना घमंडी और एटीट्यूड में चल रहा है। किस लिए? ये तो बस एक ऐसा आदमी है जो औरत पर डिपेंड करता है। वार्ड में एक खूबसूरत महिला रेमंड के महत्वपूर्ण डेटा की जांच कर रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि हेमलता थी। लॉन्ग स्लीव्स वाली ब्लाउज और जीन्स पहने हुए उसकी बॉडी फिट थी। उसकी पतली कमर और लंबे स्लिम पैर दिख रहे थे। उसके शरीर पर कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं था। वह रेमंड की पलकें झपकाते हुए टॉर्च से उसकी पुतलियों को चेक कर रही थी। हर्षित ने बीच में कुछ नहीं कहा और दरवाजे के पास खड़ा रहा। काफी देर बाद हेमलता फिर से सीधी खड़ी हुई और उसने हर्षित की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था। पेशेंट की हालत अब स्टेबल है। इसके बाद उसने हर्षित की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसका एटीट्यूड ऐसा था जैसे हर्षित ने उस पर बहुत बड़ी रकम उधार ली हो। थैंक यू, हर्षित ने विनम्रता से कहा। हेमलता ने उसकी बात को इग्नोर किया और अपना सामान पैक करने लगी। हर्षित ने कहा, मैं किसी दिन तुम्हें डिनर पर ले चलूंगा। हेमलता ने जवाब दिया, तो कल रात। थोड़ा सोचने के बाद हर्षित ने कहा, ठीक है, मैं अब चलती हूं, इन टच रहना। यह कहकर हेमलता ने अपना बैग उठाया और चली गई। हर्षित रेमंड को देखने के लिए उसके पास गया। हालांकि वह अभी भी बेहोश था, लेकिन उसकी हालत में काफी सुधार हो चुका था। वार्ड से बाहर निकलते हुए हर्षित ने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। उसके चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। हर्षित ने सेलेना से कहा, राघवेंद्र और लियाम को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। मूंगफली खाते हुए और अपने पैर हिलाते हुए सेलेना ने जवाब दिया, आप कौन होते हैं जो हमारे 2 स्पेशलिस्ट्स को बुलाने की डिमांड कर रहे हैं? मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं। अगर मैं तब तक उनसे नहीं मिला तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हर्षित ने नर्स स्टेशन पर एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा, जैसे कि सेलेना को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने मूंगफली के छिलके कूड़ेदान में फेंके और दूसरी मूंगफली निकाल ली। हर्षित पर एक तिरस्कार भरी नजर डालते हुए उसने कहा, तुम इतने एरोगेंट हो जबकि तुम्हारे पास तो 6 लाख भी नहीं है। अभी 4 मिनट बचे हैं। हर्षित वहीं सीधा बैठा रहा। पागल आदमी। सेलेना ने अपना फोन निकाला और व्हाट्सएप ग्रुप में एक वॉइस मैसेज छोड़ा। राघवेंद्र, डॉक्टर लियाम, हर्षित आप दोनों से मिलना चाहता है। उसने यह भी कहा कि अगर वह 5 मिनट में आपसे नहीं मिला तो आपको खुद इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। वह यहां ब्लैकमेल करने और परेशानी खड़ी करने आया है। सेलेना ने स्पीकर के जरिए वॉइस मैसेज चलाया और उन्होंने लियाम की आवाज सुनी। उस गरीब हारे हुए आदमी से कहो कि वह चला जाए। राघवेंद्र ने भी एक वॉइस मैसेज भेजा। उसमें यहां परेशानी खड़ी करने की हिम्मत है? क्या उसने हमारे अस्पताल की बैकग्राउंड चेक भी की है? व्हाट्सएप ग्रुप के बाकी लोगों ने मैसेज को इग्नोर कर दिया। हर्षित कौन है? मैं नहीं जानता वह कौन है। वह अस्पताल में हंगामा करेगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम उससे डरते नहीं हैं। पोलर्टन जनरल हॉस्पिटल को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। थूको। सेलेना ने जानबूझकर मूंगफली जोर जोर से चबाई। 1 मिनट और, हर्षित ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ हाँ, सेलेना ने अपनी आंखें घुमाई। बाकी नर्सों ने भी हर्षित को तिरस्कार भरी नजरों से देखा जब वे उसके पास से गुजरी। उन्हें लगा कि अगर हर्षित को हंगामा करना है तो उसे कम से कम 100 लोगों को साथ लाना होगा। अकेले ऐसा करने का तो कोई चांस ही नहीं है। स्पीकर से एक सख्त आवाज आई, अगर वह बाद में हंगामा करता है तो सिक्योरिटी गार्ड से उसे बाहर फेंकवा देना। यह निर्देशक की आवाज थी। बस कुछ सेकंड बाद 10 डरते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स गलियारे में आ गए। हर किसी के हाथ में एक डंडा था और वे हर्षित को दबंग नजरों से देख रहे थे। युवा लड़के, मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुरंत यहां से चले जाओ, वरना बाद में भीख मांगने पर भी कोई सुनवाई नहीं होगी, सेलेना ने व्यंग्य किया। अगर तुम अभी नहीं गए तो हम तुम्हें मार देंगे।
एक सिक्योरिटी गार्ड ने स्टन बैटन पकड़े हुए और हर्षित को धमकाने वाले लहजे में कहा। हर्षित के चेहरे पर एक भी भाव नहीं था, उसमें डर का नामो निशान तक नहीं था। 5 मिनट की डेडलाइन खत्म होने के बाद वह आखिरकार धीरे धीरे खड़ा हुआ। अपनी कलाई घुमाते हुए उसने अपने आसपास के लोगों को देखा। मैंने तुम लोगों को एक मौका दिया था, लेकिन तुम लोगों ने उसकी कदर नहीं की। हाँ हाँ हाँ, ये लड़का तो मजाक कर रहा है, सेलेना ने हंसते हुए कहा। युवा लड़के, अब तुमने खुद इस मुसीबत को बुलाया है, तुम भीख मांगना शुरू कर दो, चीफ सिक्योरिटी गार्ड ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसने अपने स्टन बैटन का स्विच ऑन किया और उसे हर्षित की कमर की तरफ घुमाया। हर्षित ने बैटन पकड़ लिया। करंट उसके हाथ में फैल गया, लेकिन उसे कोई चोट नहीं पहुंची। उसने जबरदस्त ताकत लगाई और स्टन बैटन को अपने हाथों में ही कुचल दिया। इसके बाद उसने चीफ सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारा, जिससे वह नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। लानत है। बाकी गार्ड्स एक दूसरे को घूरने लगे। किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें यह समझ नहीं आया कि हर्षित ने अपने नंगे हाथों से स्टन बैटन कैसे तोड़ दिया। सेलेना हैरान थी। तुम क्या कर रहे हो हर्षित? किसी को मारना क्राइम है। हर्षित ने बस उसे एक तिरछी नजर से देखा। फिर उसने अपना फोन निकाला। 5 मिनट में मैं पोलटन जनरल हॉस्पिटल में सब कुछ बदल दूंगा। क्या कहा? पूरे अस्पताल को बदल देंगे? कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। हालांकि सेलेना हर्षित की फिजिकल स्ट्रेंथ से थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसके घमंड भरे शब्दों को उसने सीरियसली नहीं लिया। पोलटन जनरल हॉस्पिटल की स्थापना दशकों पहले हुई थी। तब से इसने अनगिनत कनेक्शंस और भारी संपत्ति जमा कर ली थी। सेलेना ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि उसका फोन बजने लगा। कॉल उसके पति की थी, जो पोलटन जनरल हॉस्पिटल का चीफ मेडिकल ऑफिसर था। उसकी आवाज में घबराहट थी। डियर, जल्दी से घर जाकर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नष्ट कर दो। सेलेना उलझन में पड़ गई। क्यों? उसके पति ने कहा। बहुत देर हो चुकी है, वे यहां आ चुके हैं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। सेलेना ने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद हो चुका था। हेड नर्स घबरा गई। क्या हो रहा है? शो तो अभी शुरू हुआ है, हर्षित ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और अपने हाथ में पहने मोतियों वाले कंगन को झटकने लगा। तभी सेलेना का फोन फिर से बजा। इस बार कॉल उसकी बेस्ट फ्रेंड की थी। सेलेना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अभी कुछ सेकंड पहले डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सुनकर सेलेना सन्न रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। वह हैरान होकर अपनी आंखों के सामने खड़े उस युवक को देखने लगी और सोचने लगी कि क्या यह सब उसी का काम है। हवा में जल्दबाजी में कदमों की आवाज गूंजने लगी। जल्दी ही 2 डॉक्टर राघवेंद्र और लियाम भागते हुए आए। हर्षित को देखते ही वे तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े और विनती करने लगे, मिस्टर हर्षित, हमें पता है कि हमने गलत किया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। राघवेंद्र लगभग 50 साल का लग रहा था और हर्षित से उम्र में बहुत बड़ा था। फिर भी वह डर से लगातार कांप रहा था। उसने हर्षित को देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह युवक इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। सच कहूं तो राघवेंद्र ने सालों से कई गलत काम किए थे, जैसे करप्शन, गबन, भ्रूण के लिंग निर्धारण की गुप्त व्यवस्था और चुनावों में धांधली। शुरू में राघवेंद्र को यह पता नहीं था कि हर्षित ने उसकी बैकग्राउंड चेक की है। हालांकि जिसने उसकी जांच की थी वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना चाचा था। चाचा ने उसे गुप्त रूप से बताया कि उसने किसी बड़े शख्स को नाराज किया है, जो इस समय नर्स स्टेशन में बैठा है। जहां तक लियाम की बात है तो वह भी राघवेंद्र से बेहतर नहीं था। महिला मरीजों का गलत फायदा उठाना और गबन जैसे गुनाह उसके लिए बहुत बड़ी सजा का कारण बन सकते थे। सेलेना अब भी अविश्वास में हर्षित को देख रही थी। क्या वह वाकई इतना पावरफुल है? अगर वह इतना सक्षम है तो फिर वह पहले 6 लाख रुपए क्यों नहीं जुटा पाया? मिस्टर हर्षित, मैं बहुत गलत था, मुझसे भूल हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अब कभी कोई गलती नहीं करूंगा। लियाम ने बार बार अपना सिर जमीन पर पटका। हर्षित ने दोनों को ठंडी नजरों से देखा और कहा, शांत हो जाओ, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। कुछ ही मिनटों में सूट पहने 3 आदमी कमरे में दाखिल हुए।
उनमें से एक के हाथ में अकाउंट बुक थी। उसने घोषणा की, सेलेना, आपके पति अब जांच के दायरे में हैं। हमें आपके घर से यह अकाउंट बुक मिली है जिसमें आपके सारे कैश फ्लो का रिकॉर्ड है। हमें शक है कि आप सालों से नर्स के चुनावों में धांधली कर रही हैं, इसीलिए हम आपको हिरासत में ले रहे हैं। सेलेना अकाउंट बुक को घूरती रही। उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। वह कुर्सी पर गिर पड़ी और उसकी आंखों से सारी चमक गायब हो गई। अगले ही पल वह अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और हर्षित के पैरों को गले लगाकर रोने लगी। मिस्टर हर्षित, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं सच में बहुत गलत थी। प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। हर्षित ने उसे बिना देखे अपने पैर हटा लिए। कुछ ही मिनटों में पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। फिर भी दूसरे अस्पतालों से सैकड़ों डॉक्टर पोलर्टन जनरल हॉस्पिटल में ड्यूटी संभालने आ गए। कुछ ही देर में फिर से व्यवस्था बहाल हो गई। मरीजों को इसमें कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। एक मिडिल एज महिला कमरे में आई और सेलेना से कहा, मैं नई हेड नर्स हूं और आपका काम संभालने आई हूं। जेसिका। सेलेना ने उसे मार्शमॉ अस्पताल की प्रमुख नर्सों में से एक के रूप में पहचान लिया। जेसिका ने हर्षित की ओर सिर हिलाया और कहा, मैं हमेशा की तरह अपना काम करूंगी। लियाम और राघवेंद्र ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। वे सोच रहे थे कि आखिर हर्षित कौन है और उसके पास इतनी ताकत कैसे है। राघवेंद्र, आप गिरफ्तार हैं। लियाम, आप भी गिरफ्तार हैं। कुछ पुलिस वाले आगे बढ़े और दोनों से सख्त स्वर में कहा। दोनों हताश होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही मिनट बाद एक हट्टा कट्टा लंबा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसकी उम्र 40 के आसपास लग रही थी। उसने गार्ड्स की ओर देखा और कहा, तुम सबको नौकरी से निकाल दिया गया है। सेलेना ने खुद पर एक दयनीय हंसी हंसी। उसका दिमाग खाली हो चुका था और वह अब भी हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। सिर्फ 5 मिनट में पोलर्टन जनरल अस्पताल के सबसे ऊंचे पद से लेकर सबसे निचले पद तक सभी फेरबदल कर दिए गए। फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। काउंटर पर फोन उठाकर उसने एक नंबर डायल किया। हेलो मिस्टर तुषार। उसे निराशा हुई जब दूसरी तरफ बैठे आदमी ने गहरी सांस ली और बीच में टोकते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम बड़ी बंदूक की खाल के नीचे घुस गई हो। उन्होंने मुझे इससे दूर रहने की चेतावनी दी थी, तुम्हें मदद देने की तो बात ही छोड़ो। बुरी खबर सुनकर सेलेना, लियाम और राघवेंद्र पूरी तरह से निराशा में डूब गए। वे अपने दिमाग में सिर्फ एक जोरदार धमाके की आवाज सुन सकते थे, जिसके बाद लगातार भिन भिनाहट होती रही। फोन पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति पोलर्टन जनरल अस्पताल का समर्थन करने वाला सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। पोलर्टन पर उनका जबरदस्त कंट्रोल था। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह पोलर्टन में कम से कम दूसरे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। हालांकि उन्हें एक चेतावनी दी गई थी जो दिखाती थी कि हर्षित की असली पहचान इतनी पावरफुल थी कि इससे किसी का भी खून खौल सकता था। तुम शैतान हो। सेलेना अपनी मानसिक स्थिति खोने के कगार पर थी। उसने हर्षित को पूरी तरह से भयभीत होकर देखा। तुम कौन हो? तुम वास्तव में कौन हो? हर्षित ने जवाब में कहा, अब तुम्हें कभी भी शांतिपूर्ण जीवन का आनंद नहीं मिलेगा। इसके बाद वह कमरे से बाहर चला गया। 2 घंटे बाद यह घटना न्यूज की हेडलाइन बन गई। इसमें लिखा था, पोलर्टन जनरल अस्पताल के निदेशक को करप्शन और अवैध खजाना बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया। चिकित्सा नैतिकता का उल्लंघन करने के लिए 35 मुख्य डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कई भयानक काम किए। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड नर्स को गबन और खरीद के खर्च में हेरा फेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जब हरिओम को इस घटना की खबर मिली तो वह बुरी तरह डर गया। चूंकि क्वीन फैमिली के पास दवा कंपनी पोलर्टन फार्मा में शेयर थे, जो पोलर्टन जनरल अस्पताल से बहुत करीब से जुड़ी हुई थी, इसलिए उन्हें दूसरों की तुलना में अंदर की खबरें ज्यादा पता थीं। उन्होंने घबराकर अपने पिता गैरेट को फोन किया। हेलो पापा, क्या हुआ? उन्हें अचानक से क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? सेलेना और लियाम भी इससे बाहर नहीं निकल पाए। गैरेट की आवाज में कर्कशता थी।
जब उन्होंने बताया, मैंने पहले भी मिस्टर तुषार से संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि पोलर्टन जनरल अस्पताल ने एक बड़े व्यक्ति को नाराज कर दिया है, जिसने सिर्फ 5 मिनट में गलत काम करने वालों को सजा दी। हरिओम हैरान होकर कुछ देर के लिए चुप रह गया और फिर पूछा, पोलर्टन जनरल अस्पताल में श्री तुषार का समर्थन है? वह भी इस मामले को नहीं संभाल सका? उन्होंने श्री तुषार को पहले ही चेतावनी दे दी थी। अब वे खुद संकट में हैं। अगर उन्होंने दखल देने की हिम्मत की तो वे केवल अपनी कब्र खोद रहे होंगे। ऐसा लगता है कि उस बड़े आदमी के पास बहुत ताकत है, गैरेट ने समझाया। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हरिओम ने गहरी सांस ली। यहां तक कि मिस्टर तुषार को भी इससे दूर रहने की धमकी दी गई थी और वे लगभग इस सब में फंस गए। ऐसा करने की पावर किसके पास है? वह भगवान जितना ही शक्तिशाली होगा। वह कौन हो सकता है? अचानक उसे हेवनली प्राइवेट रूम में रहने वाले अमीर आदमी की याद आई। यह सोचकर उसने यकीन से अनुमान लगाया, यह हेवनली प्राइवेट रूम का सबसे बड़ा शख्स है। उसने अपनी चाल चल दी है। उसके दिल में डर उमड़ आया। वह वास्तव में कितना पावरफुल है। वह खतरनाक नहीं लगता, लेकिन जब वह कदम उठाता है तो वह धरती हिला देने वाला होता है। क्या इससे हमें परेशानी होगी? हरिओम ने पूछा। गैरेट कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, मुझे अभी तक नहीं पता। हमने सीधे तौर पर कोई क्राइम नहीं किया है, इसलिए मुझे लगता है कि हम इस समय सेफ हैं। कुछ समय के लिए शांत रहने की कोशिश करो। अगर तुमने उस आदमी को गलत तरीके से छुआ तो वह हमारे परिवार को आसानी से नष्ट कर सकता है। सिर हिलाते हुए हरिओम ने कहा, मैं करूंगा। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।